सो हेलो बच्चों, वंस अगेन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 यूनिट 6B चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। और टोटल ऑप्टिक्स का ये 12th वीडियो है और रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन का ये सेकंड पार्ट है। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 3 में भी आ जाता है या इसके ऊपर सिंपल वैसे ही क्वेश्चन भी 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो इससे पहले कि आपके जितने 11 वीडियोज़ हैं वो आपको आने चाहिए। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। लास्ट वीडियो में पार्ट 11 में मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया था। इसी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ये ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये कुछ थ्योरी हमने पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेयर में ज़्यादा होगी। जैसे ग्लास में स्पीड जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है पानी से। ठीक है, तो उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़े थे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था और इसी को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना भी सीखा था। यहाँ पर मैंने सिखाया था। ठीक है, इस तरीके से रिफ्रैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो पहले एक बार पीछे वाली वीडियो देख लेना, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा दिमाग। ठीक है, कंटेंट में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये वीडियो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो बच्चों हमारे पास है एक ग्लास स्लैब, शीशे की थोड़ी सी थिकनेस वाला शीशे का एक टुकड़ा। ठीक है, जिसमें से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में आप लोगों को एक्टिविटी भी कराई है, आप लोगों ने ग्लास लैब में देखी भी हुई होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी भी इसके ऊपर होती है। अदरवाइज़ एक्टिविटी आपको जब स्कूल ओपन होंगे तो ये करा भी देंगे। सो देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो एक पॉइंट से, सपोज दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से लाइट आती है जहाँ से आ रही है उस पॉइंट को बोल रहे हैं हम के पॉइंट से लाइट आती है। ठीक है, और लेज़र लाइट ले लो या कुछ भी ले लो, या वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ग्लास के अंदर से, तो क्या होगा कि लाइट जो है इस तरीके से आएगी। तो एक बात और आप ध्यान रखें, जब आप रे को बनाएंगे इस तरीके से, तो ये बात रखना ध्यान में कि इस कोने को क्रॉस ना करे वाली रे। आप और टेढ़ी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक है, ये रे बस इसको क्रॉस ना करें। वो गलत तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करें, होगा क्या बच्चों, अब देखिए ये रे के पॉइंट से आएगी और इस तरीके से मिरर का ये ए बी फेस है, ए बी साइड है, इस ए बी साइड के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पे टकराएगी। ठीक है, अगर ये स्लैब यहाँ ना होती तो एक ऐसे सीधी जाती। स्केल रखा हुआ है इसलिए हमने पहले ही बना दिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखिए, ये के पॉइंट से आई, इस तरीके से एरो लगा दीजिए, यहाँ पर टकराएगी। मान लो ये एल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एल सपोज। ठीक है, दिस पॉइंट इज एल। अब जहाँ पर टकराई है क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बन गया ए बी सरफेस के ऊपर नॉर्मल। ठीक है, अब इस रे को सीधा जाना चाहिए था पर ये सीधा नहीं जाएगी।
ये कहाँ जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये जा रही है एयर से ग्लास में। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ये जा रही है। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, लिख देते हैं ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तरफ बेंड होगी मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, तो थोड़ी ऐसे नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी मतलब इस तरीके से जाएगी, लगभग हाफ बेंड कर देते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगी। ठीक है, एरो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दे दीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I and this is angle of refraction R। I1 and R1 दे दीजिए, नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं, क्या होगा, अब ये रे, ये है इंसिडेंट रे, ये वाली है इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब ये रे वापस से ग्लास स्लैब पे यहाँ डीसी सरफेस पे टकराएगी बाहर निकलने के लिए। तो टकराएगी जहाँ पर, वहाँ क्या बनेगा भाई, वहाँ बनेगा नॉर्मल, बना दो। ठीक है, अब इस वाली रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा रे है। ठीक, ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, चलो। ठीक है, परंतु ये ऐसे नहीं जाएगी, ये जाएगी नॉर्मल से दूर, बिकॉज ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक है, रेयर से डेंसर गई तो नॉर्मल के पास, अब नॉर्मल से दूर। ठीक है, और नॉर्मल से दूर इस तरीके से जाएगी कि जो अपनी इसकी ये वाली प्रीवियस रे है, ठीक है, उस प्रीवियस रे के ये पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये यूँ निकलेगी बाहर। दिस इज एमर्जेंट रे। ठीक है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, तो अगर मैं इसको इंसिडेंट रे मानूं तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 I2, और ये क्या होगा, ये होगा R2, एंड R2 इज इक्वल्स टू E, एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, जो एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाती। तो ये तो हो गया बच्चों रे डायग्राम कंप्लीट, प्रॉपर साफ सफाई के साथ, कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन बोलता है, जो पेपर में आता है, वो बोलता है कि शो दैट वन म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पीछे पढ़ाया है। ठीक है, ये बोलता है कि ये आप शो कीजिए। तो इसके लिए हमें एक डेरिवेशन करना होता है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर ही है, टॉपिक के अंदर ही है ये। ठीक है, क्या करना होता है देखिए। अब इसमें आप लिखेंगे, एक और बात, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो ये एमर्जेंट रे है, इस एमर्जेंट रे के सामने नॉर्मली इस तरीके से एक प्लेन मिरर रख दी। क्या रख दी, प्लेन मिरर M। तो उसने देखा जब ये प्लेन मिरर यहाँ पर रख दी गई तो ये पूरा का पूरा जो रिफ्रैक्शन है
ये रिवर्स हो गया। इस पार्ट पे तो रिफ्लेक्शन हुआ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो रिफ्रैक्शन है ये रिवर्स हो गया। मतलब आफ्टर इंसिडेंट ऑन दिस मिरर द एमर्जेंट रे विल go in the backward direction and it will follow the same entire path। ठीक है, और इसको नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस प्लेन मिरर रखना, एमर्जेंट रे के सामने प्लेन मिरर को रखना और इस रे का वापस पूरे पाथ को, एंटायर पाथ को फॉलो करना कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके थ्योरेटिकल नोट्स, जो बुक वाले नोट्स हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज़ आप इसको प्रदीप में से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन में क्या करना बच्चों, देखिए कि हम देखते हैं, हमने अभी तक रिफ्रैक्शन में पढ़ा है स्नेल्स लॉ। ठीक है, मैं सभी पॉइंट्स पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ इस एल पॉइंट पर स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि जिस मीडियम में रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1 और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम में साइन ऑफ आई, साइन I1 इज इक्वल्स टू होगा जिस मीडियम में रे गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये साइन R1, ये बोलता है स्नेल्स लॉ। अब जैसा कि मैंने समझाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, μ2 बाय μ1। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन I1 बाय साइन R1 को वापस लिख सकता हूँ मैं क्या, μ2 बाय μ1। ये क्या बनेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। पहले तो लिख दो म्यू, लिख दिया, जो ऊपर है 2 तो वो लिखा जाएगा नीचे, जो नीचे है वो लिखा जाएगा ऊपर यहाँ पर। दैट इज़ इट इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये हो गया भाई, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोबारा स्नेल्स लॉ अपन लगाते हैं। अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M। ये KL और ये पॉइंट क्या है बच्चों, M, दिस इज M। ठीक है, ये तो मिरर के लिए मैंने M लिखा था। ओके, तो स्नेल्स लॉ हम M पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। अब क्या आएगा बच्चों, अब रे ये वाली आ रही है, तो रे किस मीडियम में है, ग्लास में है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, तो जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और साइन I कौन सा, I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ जाएगी रे। अब तो आप लिखेंगे μ1 में जाएगी, वापस एयर में आ गई ना,
ये μ1 है, ये μ2 है, ये भी μ1 है। यहाँ पर कोई और मीडियम होता तो यहाँ पर μ3 आ जाता। ठीक है, ये होमवर्क के लिए आपको दूंगा मैं। μ2 साइन I2 इज इक्वल्स टू μ1 साइन R2। इसको रीअरेंज करेंगे, साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, μ1 बाय μ2। तो इसको वापस से क्या लिखेंगे बच्चों हम, साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू लिख दो पहले, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। दिस इज सपोज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया, सिंपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों है हमें स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना है अगेन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया सिंपल। अब क्या होगा, अब ये रे एमर्जेंट रे मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद वापस जाएगी इस तरीके से। तो अब दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बाद में। ठीक है, तो अब ये वाली जो रे है ई एमर्जेंट रे, पहले एमर्जेंट रे कहला रही थी, अब ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। पहले रे यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, यूँ आई यूँ रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, उसके बाद यूँ आई यूँ रिफ्रैक्ट हुई। ओके, अब उसके लिए लिखेंगे। सो हम लिखेंगे अगेन अप्लाई Snell's law at M after placing mirror in front of आफ्टर प्लेसिंग मिरर, नॉर्मली लिख देना, नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ एमर्जेंट रे। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो हम अप्लाई करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर है रे, ये अब इंसिडेंट रे कहलाएगी। तो ये आई यहाँ पर टकराई और यूँ गई, तो किस मीडियम में थी, ये μ1 में थी। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये R2 है, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है, R2, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, एंगल तो R2 ही है, वही रहने दो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो थीटा है तो थीटा ही रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा, उतना ही है, R2 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू किस मीडियम में गई, ये μ2 में गई, एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वहाँ पर, अब ये होगा I2 होगा। ठीक है, रीअरेंज करो फॉर्मूले को, करते हैं। तो मैंने कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर रखना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, R2 इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन I2 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन R2 बाय साइन I2 इज इक्वल्स टू म्यू लिख दिया, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। दिस इज थर्ड इक्वेशन सपोज। ठीक है, अब ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं आप L पे। ठीक है, तो पहले जब हमने M पे अप्लाई किया था तो जो रिज़ल्ट आया था वो देखते हैं। ठीक है, क्या आया था, दिस इज़ द रिज़ल्ट, ये है वो रिज़ल्ट जब हमने पहले M पे अप्लाई किया था स्नेल्स लॉ। साइन I बाय साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल्स टू 2μ1। ठीक है,
और यहाँ पर आया है साइन R2 बाय साइन I2 इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिए इन दोनों को, इसको ध्यान से देखिए, और हमें निकालना है ऐसा कुछ। निकल रहा है इन दोनों को देख के? यस, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर मैं दोबारा से लिख लेता हूँ आपकी जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन सॉरी, ठीक है। दिस इज़ थर्ड इक्वेशन एंड साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू 2μ1। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अपने आप दिमाग में आ जाएगा इन दोनों को देखते हुए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड है इस इक्वेशन की साइन, मल्टीप्लाइंग सेकंड एंड थर्ड, लेफ़्ट साइड इस इक्वेशन की है साइन I2 बाय साइन R2 बाय साइन I2, और इसकी लेफ़्ट साइड है ये एज इट इज़ यहाँ लिखना है साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड है 1μ2 और इसकी राइट साइड है 2μ1, ठीक है। I2 से I2 गया, R2 से R2 गया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, इसको आप लिखेंगे, इसको उठा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो 1 बाय इसको उठा के नीचे ले आइए, 2μ1 इज इक्वल टू 1 बाय 1μ2, ये निकालना था। 1μ2 यह हमें निकालना था, ठीक है। 1μ2 इज इक्वल टू 1 बाय 2μ1। इसका मतलब क्या है कि अगर, अब मैं इसको दूसरे सेंस में लिख देता हूँ। दूसरे सेंस में मतलब जो 1 है वो एयर है, जो 2 है वो ग्लास है। तो इसका मतलब हुआ AμG इज इक्वल टू 1 बाय GμA, ठीक है। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर की रिस्पेक्ट में 3/4 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की रिस्पेक्ट में 4/3 होगा, ठीक है। अब आपको इस पूरे डेरिवेशन को समझना है, लिखना है, फेयर करना है, कोई डाउट हो तो वो पूछना है। और होमवर्क में आपको करना है खुद रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट। कंपाउंड प्लेट मतलब आपने 2 प्लेट रख दी हैं, तो टोटल 3 इंटरफेस हो गए। एक एयर हो गया, दूसरा फर्स्ट ग्लास स्लैब हो गई, और तीसरी ग्लास स्लैब हो गई। मतलब अब 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास हैं, μ1, μ2 एंड μ3, ठीक है। और एक चीज़ आपको करनी है खुद, दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी हमने जो पीछे देखा डायग्राम में, ये कि रे को जाना तो चाहिए था ऐसे, परंतु ये आ रही है इस तरीके से। तो ये पैरेलली मतलब नॉर्मली ये कितनी डिस्प्लेस हो गई है अपने पाथ से, इसको बोलते हैं LD, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। NCERT से कीजिए या प्रदीप से कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। और जो बता रहा हूँ मैं कंपाउंड प्लेट वाला, कंपाउंड प्लेट में क्या है बच्चों, कि आपके पास 2 ग्लास स्लैब हैं, अब एक ये और एक ये, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज़ A है, इसका B है और इसका C है, ठीक है।
ए बी सी। तो आपको शो करना है, शो दैट ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1, और यू कैन राइट ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल्स टू 1 बाय सी म्यू ए। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको खुद करना है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए।